हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तैयारी। हमारा पॉलिटी कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल का। प्रियम्बल क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला पेज है वही प्रियम्बल। पहला पेज में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिखा हुआ है। तो फिर प्रियम्बल के बारे में 7-8 पॉइंट पहले एग्जाम में जो आता है, जो एग्जाम में पिछले बार आ चुका है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रियम्बल को समझने के लिए। ओके, ठीक है। प्रियम्बल प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल का मतलब सिंपल है, वो इंट्रोडक्शन है। जो कोई भी किताब या फिर चैप्टर या फिर जो भी है वो उसका समरी है। जैसे कि हर एक किताब में प्रीफेस होता है, ऐसे ही प्रियम्बल का मतलब भी प्रीफेस ही है, बट वो प्रियम्बल जो है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ठीक है, थैंक यू। देन आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आइडिया कहाँ से आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमेशा से एग्जाम में पूछते आया है कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कहाँ से उठाया, वो कहाँ से उठाया, डीपीएसपी कहाँ से आया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से आया, वगैरह वगैरह करके। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रियम्बल कहाँ से आया। प्रियम्बल आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल करके एक चैप्टर ऐड किया है, एक पार्ट ऐड किया है। ओके, देन अगला पॉइंट, प्रियम्बल के अंदर क्या है? प्रियम्बल के अंदर है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू, जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने लिखी थी कांग्रेस के पार्टी मैनिफेस्टो के लिए। ओके, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात की अमेंडेबिलिटी। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? अमेंड का मतलब है चेंज करना, टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पावर दिया गया है लेजिस्लेचर को आर्टिकल 368 के तहत। ओके, हमने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, अब अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है। हाँ, ये एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सारे पार्ट्स अमेंडेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो फिर अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हाँ है। ओके, कितने अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक? एक जानने वाली बात है, एग्जाम में आ सकता है। अभी तक प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किए हैं हम लोगों ने, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट का कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस है। हम वीडियो के लास्ट में ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है वो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिटिक्स का कहना क्या है कि ये ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा? प्रियम्बल ऑर्नामेंटल पार्ट। ऑर्नामेंटल पार्ट का मतलब क्या है? ऑर्नामेंटल पार्ट का मतलब है कि दिखावा के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। वो क्यों भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, कोर्ट में वो एनफोर्स नहीं हो सकता। प्रियम्बल को लेके कोई भी पीआईएल वगैरह वगैरह फाइल नहीं कर सकता। ओके, पिटिशंस फाइल नहीं हो सकता। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बात आता है कि अनरिटन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दो क्या क्या होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो लिखा नहीं गया है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जो लिखा गया है। ओके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ये लिखा नहीं गया है, इसलिए प्रियम्बल को कोई भी लिख नहीं सकता, वो तो इवॉल्व होता चला जाता है। ओके, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है किसी को भी कि प्रियम्बल होना चाहिए ही। तो प्रियम्बल हो सकता है और नहीं हो सकता है। अब आते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल, पहली चीज़ तो है प्रियम्बल को पढ़ते कैसे हैं। ओके, मैं पढ़ के दिखा लेता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ओके, ठीक है। प्रियम्बल क्या कहता है? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay.
इसको मैं क्या करता हूँ, 4 पार्ट में समझना मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फिर वो 4 पार्ट क्या है? पहला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अपना कंट्री के लिए बनाया वो हमने ही बनाया, हमारे लिए बनाया, हमने ही बनाया। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया था। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट में आता है 5 आइडियल्स। 5 आइडियल क्या क्या है? फर्स्ट आइडियल है सोवरेन, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड सेक्युलर, फोर्थ डेमोक्रेटिक, 5 रिपब्लिक। ओके, आइडियल्स का मतलब है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये 5 टर्म से पता चलता है। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है? 4 एस्पिरेशंस है। 4 एस्पिरेशंस क्या क्या है? एक फर्स्ट एस्पिरेशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट में सिर्फ एक डेट को याद रखना है, वो है 26 नवंबर 1949। तब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमको दिया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमको ही दिया था। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रियम्बल को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रियम्बल है क्या। ये 5 टर्म आइडियल का, और ये 4 टर्म एस्पिरेशंस का, और ये डेट के बारे में, और पिछले स्लाइड में हमने देखा था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। उतनी बात हम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है। तो 5 आइडियल कहता क्या है? पहला आइडियल क्या था? पहला आइडियल था सोवरेन। सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है। पॉलिटी में जब भी स्टेट का नाम आता है वो हमारा अपना स्टेट नहीं, राज्य नहीं होता है, वो कंट्री होता है, इंडिया को इंडिकेट करता है। ओके, सोवरेन का मतलब है ना हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना किसी का डोमिनियन है हमारे ऊपर, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ओके, समझ में आ गया? दूसरी सेक्युलर का मतलब है ऑल रिलीजियन जो सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट पाता है। इंडिया कभी भी डिक्लेयर नहीं किया है कि ये मेरा स्टेट रिलीजन है। सेक्युलर के बारे में और थोड़ा बात ज़्यादा करें तो फिर 3 टाइप का कंट्री होते हैं वर्ल्ड वाइड। एक कंट्री 1 रिलीजन, जैसे कि पाकिस्तान में एक रिलीजन है, वो इस्लाम है। दूसरा है नो रिलीजन, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, उनके पास कोई भी रिलीजन कुछ मायने नहीं रखता है। और तीसरा है सेक्युलर जो हमारा इंडिया है। सभी रिलीजन जो भी इंडिया में है, इंडिया पे शुरू हुआ है या फिर इंडिया पे आके बैठ गए हैं, वो सबका इक्वल स्टेटस है। ओके, देन थर्ड इज सोशलिज्म का मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स का एक सोशलिज्म का ये है, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो गांधीयन वो है, हमारा गांधीयन वाला है। मतलब क्या है कि सोशलिस्ट गोल को हमें डेमोक्रेटिक मीन पे अचीव करना है। उसका मतलब आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हम एक लोग के पास रहने नहीं देंगे, वो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, एवरीबॉडी हैव द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पांचवा क्या है? वो डेमोक्रेटिक का मतलब है रूल ऑफ पीपल। डिसीजन हमेशा लोगों का ही चलता है। ओके, इंडिया में डिसीजन हमेशा लोगों का ही चलता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है हमारे यहाँ, और हमने ही डिसाइड करना होता है कि राजमुकुट किसी के सर पे होगा, जैसे कि अब हमारे मोदी जी। ओके, उसके बाद रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, वो हमेशा इलेक्टेड होगा। हमारे केस में प्रेसिडेंट, दूसरे कंट्रीज के केस में दूसरा है, वो इलेक्टेड ही होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा। हेरिडेटरी का एग्जाम्पल एक ब्रिटेन, अंग्रेज, उसका हेरिडिटरी होता है। ठीक है, ओके। अब 5 आइडियल के बात कर लिए। एस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो कि हर एक आदमी हमारे देश से एस्पायर करता है कि देश हमें ये सब दे। ओके, स्टेट हमें ये सब दे। ओके, पहला एस्पिरेशन है जस्टिस। वो भी क्या लिखा गया है प्रेम्बल में कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस का हो गया नो इकोनॉमिक बायस। पॉलिटिकल जस्टिस का हो गया राइट टू वोट एंड फ्री एंड फेयर ऑफ चांस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। ओके, जो कोई भी इलेक्शन पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद आता है
लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। ओके, वो फंडामेंटल राइट पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, और अभी भी प्रियम्बल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वो क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के बारे में बात किया है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, थॉट मतलब टू थिंक, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस, सभी को पता है ये सब टर्म का मीनिंग। ओके, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो जिसी को चाहे पूछ सकता है। ओके, इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का सभी को इक्वल दिया जाएगा। ओके, अब फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। भाईचारा क्या है? हम सब भारतीय भाई भाई हैं। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, जो भी। ओके, अब आता है फ्रेटर्निटी के बाद क्या लिखा गया है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब हो गया कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल क्या है कि हर एक इंडिविजुअल डिग्निफाइड रहने चाहिए हमारे कंट्री पे जो भी रहता है। ओके, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ऐसे रहना है कि कंट्री का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बरकरार रहे। ओके, ठीक है, अभी देख लेते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पे पास ऑन हुआ। उस टाइम पे हमारा पीएम थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी क्या किए? 3 टर्म एक्स्ट्रा ऐड किए ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। वो क्या था? 3 टर्म था, सेक्युलर, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ओके, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी कहाँ पे हमने देखा था? हमने इंटीग्रिटी एस्पिरेशंस पे देखा था। ओके, इंटीग्रिटी का मतलब भी पता किया था कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री बरकरार रहना चाहिए। और 2 टर्म रह गया, सेक्युलर एंड सोशलिज्म। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, अपना फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने दिया था डॉक्टर एस। डॉक्टर एस का मतलब है सोवरेन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। D फॉर डेमोक्रेसी, R फॉर रिपब्लिक एंड S फॉर सोवरेन। उसको इंदिरा गांधी जी ने चेंज कर दिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, और कर दिया डॉक्टर SSS। इंदिरा गांधी 2 S ऐड कर दिए। डॉक्टर SSS का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरेन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। ओके, थैंक यू गाइस।